अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। अब इससे पहले मैं कॉल्स का सिलसिला शुरू करूं, कपल ऑफ थिंग्स। सबसे पहले थैंक यू सो मच जो आप लव एंड सपोर्ट इस शो को सोशल मीडिया के ऊपर देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें चैनल को। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। उसके अलावा जब आप शो के अंदर कॉल करते हैं, मैं थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया करें ताकि आप शो में मुझसे टेलीफोन पे बात कर लें। उसके बाद जो मेरा जवाब है वो आप टीवी पे सुन लें। इससे पहले कि हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करें, मैंने थोड़ी सी एक बात बताई थी लास्ट वीक, उसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट या थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताना चाहता हूँ ताकि कुछ लोगों के लिए हेल्प हो जाए। क्योंकि एक बड़ी कन्फ्यूजन है कि जो प्री सेटल स्टेटस हम अप्लाई करते हैं, जब यूरोपियन नेशनल की बात आती है तो उनकी तो जी हम आईडी शो कर सकते हैं, उनका आईडी कार्ड शो कर सकते हैं और हम उनको आईडी प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आप एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा करते हैं, यानी कि जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का, पहले आईडी उनकी प्रूव करनी है और फिर आप ऑनलाइन जाके उनकी एप्लीकेशन प्री सेटल स्टेटस की डाल सकते हैं। कुछ लोगों को इशू ये होता है कि जी अगर हम एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर ड्यूरेबल रिलेशनशिप के ऊपर या हम फैमिली मेम्बर एप्लीकेशन नॉन ईए की डाल रहे हैं तो वो कहते हैं रेजिडेंट कार्ड होना चाहिए। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पे प्रूव योर आईडी पे जाएं तो उस पर एक सेक्शन है कि मैं आईडी की डिटेल्स डाल सकता हूं, बाद में आई सेंड माई आईडी, तो उस पर आपके वैलिड पासपोर्ट के भी थ्रू आप अपनी प्री सेटल स्टेटस एप्लीकेशन डाल सकते हैं इफ़ यू आर अ नॉन ईए नेशनल। इन अदर वर्ड्स, अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट है तो आप अपनी एप्लीकेशन प्री सेटल स्टेटस के ऊपर डाल सकते हैं इफ़ यू आर अ नॉन ईए नेशनल, बेस्ड ऑन कि जी मेरे स्पॉन्सर ईए नेशनल है। तो मैंने कहा ये ज़रा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम डिस्कस कर लेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं जी, जब हम ऐप पे जाते हैं तो वो कहता है रेजिडेंट कार्ड या रेजिडेंट बायोमेट्रिक आपके पास होना चाहिए, लेकिन अगर आप ओवर स्टे रहे हैं वो चीज़ नहीं है। एज लॉन्ग एज वैलिड पासपोर्ट है तो आप फिर भी प्री सेटल स्टेटस एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन उसका जो रास्ता है वो वेबसाइट के ही थ्रू है, आपको ऐप के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर लूँ बिकॉज एक दो लोगों ने मुझसे काफ़ी डिटेल में उसके बारे में ईमेल पे पूछा था जब मैंने लास्ट टाइम मेंशन किया था। तो अब हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अताइफ साहब बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें। जी मेरा सवाल ये था कि हम पहले अजाइलम सीकर थे, तो अभी 2 मंथ्स पहले मेरा बेटा 7 साल का हुआ है, तो हमने फर्दर सबमिशन लिवरपूल में बाय ईमेल भी और बाय पोस्ट भी अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए 7 ईयर चाइल्ड रूट के ऊपर। तो अभी हमें 2 मंथ्स के बाद आज हमें होम ऑफिस का एक्नॉलेजमेंट लेटर रिसीव हुआ है बाय ईमेल कि हमें आपके क्लाइंट के सब डॉक्यूमेंट्स मिल के हमने एक्सेप्ट कर लिया है। मेरा सवाल ये था कि मतलब अब हमें वीज़ा 2 मंथ्स के बाद जैसे उन्होंने एक्नॉलेजमेंट फिर भेजा है, तो क्या कोविड की वजह से हमारा वीज़े का रिप्लाई भी लेट आएगा? और क्या हमें अब एवरी मंथ इनको चेंज करना चाहिए या फिर हमें जस्ट खामोशी से इंतजार करना चाहिए कि कब तक हमारा वीज़ा लग के आएगा? प्लीज़ मुझे ये बताइए क्या, और क्या कोविड की वजह से ये सारी सिचुएशन लेट है और कब तक जवाब आने के चांस है? ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। थैंक यू जी। थैंक यू मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पहले तो अच्छी बात ये कि अब आपके पास ऐसी प्रोविज़न आ गई है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे को 7 साल हो गए हैं और मुझे पता है बड़ी मुश्किल से लोग ये टाइम गुजारते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप अब कम से कम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ आपका केस अब बनता है कि आप उनको अप्लाई करके केस वीज़ा मांग सकते हैं। नॉर्मली मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 6 महीने का पीरियड होता है जिसमें वो सुकून से बैठें, वेट करें, सब्र करें, और अगर 6 महीने के बाद भी वो आपको डिसीजन नहीं देते तो आप अपने एमपी से रब्ता कर सकते हैं और आपका एमपी लाजमी होम ऑफिस को चेस करेगा आपके बिहाफ पे। तो फिर जितना ज़्यादा आप एमपी के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं उतना वो होम ऑफिस पे प्रेशर डालेगा और उम्मीद ये की जा सकती है कि वो जल्दी से जल्दी उसका डिसीजन देंगे। मैं ख़ुद कभी कभी 6 महीने वेट नहीं करता, क्योंकि सर्टन क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं जी हमारे बच्चे हैं हमारे पास, हाँ हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं कोविड की वजह से, तो प्लीज़ होम ऑफिस को बोलें कि हमें जल्दी डिसीजन दें। तो फिर आपको 6 महीने वेट करने की ज़रूरत नहीं, आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद भी एमपी से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि जितना एमपी प्रेशर डालेगा होम ऑफिस पे उतना जल्दी
आपका डिसीजन आने का चांस है। तो नॉर्मल हालात में मैं लोगों को कहता था 6 महीने वेट करें, इन्फॉर्मेशन ये होती थी, लेकिन अब कोविड की वजह से आप थोड़ा सा ज़्यादा पुश कर सकते हैं। तो अगर आपको 2 महीने हुए हैं, मे बी 1 और मंथ वेट कर लें और फिर 3 महीने बाद अपने एनपी से बात करें। और कोविड की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर बात है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हर एक को हैं इस वक्त, तो आप थोड़ा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी प्लीज़ मेरा डिसीजन जल्दी दें। ज़ाहिर बात है अब ये तो फोर्स नहीं कर सकते वो आपको वीज़ा दें। जो चीज़ आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि होम ऑफिस जल्दी से जल्दी आपका डिसीजन दे। बाकी मैं दुआ गो हूँ कि आपको वीज़ा मिल जाए इंशाल्लाह। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो, अपना सवाल पूछ लें भाई और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। ओके। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तारिक साहब, मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है कि मेरी वाइफ जो है स्पाउस वीज़े पे है और उसका एक्सटेंशन हो गया है, लेकिन अभी इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना है नेक्स्ट ईयर। लेकिन मुझे ये पूछना है कि मैं वी हैव अ बेबी नाउ, शी 10 मंथ्स ओल्ड, और मैं क्योंकि हम दोनों काम कर रहे हैं, वो बैक टू वर्क जाना चाहती है। तो जो नर्सरी को पे करेंगे उसके चाइल्ड केयर के लिए, वो आता है एज ए यूनिवर्सल क्रेडिट। क्या हम वो क्लेम कर सकते हैं? नहीं। और वो जो भी है टैक्स 20% जो आप पे करते हो, 20% आपको वापस मिलता है इसका। तो आप प्लीज ये मुझे जो इसका बता सकते हैं कि पब्लिक फंड में आता है कि नहीं? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जब आप यूनिवर्सल क्रेडिट अप्लाई करते हैं तो वो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड के अंदर आता है, बिकॉज वो कपल को मिलता है। तो वो एक टेक्निकल इशू आ जाता है। और ज़ाहिर बात है कुछ लोग कहते हैं कि हाँ जी, हम अगर अपनी कंडीशन हटाते हैं रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड की तो होम ऑफिस आपको 10 ईयर रूट के ऊपर डाल देता है। तो वो एक टेक्निकल ग्रे एरिया है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड मांगते हैं और ज़्यादातर ये जो फ़ंड्स होते हैं ये कपल की बेस के ऊपर मिलते हैं, तो फिर वो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड के लाता है। अब प्रैक्टिस में होम ऑफिस उसकी क्या पेनल्टी आपके ऊपर लगाता है, वी डू नॉट नो, बिकॉज देखने में आया है कि सेटलमेंट के वक्त तक तो होम ऑफिस थोड़ा सा लीनियंसी शो करता है, लेकिन जब नेचुरलाइजेशन की बारी आती है तो होम ऑफिस बिल्कुल मुड़ के कहता है कि हमने आपको इजाज़त नहीं दी थी रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड की आपकी वाइफ को, लेकिन जब आपने क्लेम किया तो ऑटोमेटिकली उनका क्लेम भी साथ था। सो कहने का मतलब है कि क्योंकि आपकी अगले साल इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की भी एप्लीकेशन है, तो बेहतर ये है कि आप कानून को फॉलो करें और कोई ऐसा बेनिफिट ना क्लेम करें जो आपकी वाइफ के वीज़े पे एडवर्सली इफ़ेक्ट हो सकता हो। मुझे बाकी तो आपकी लाइफ के मेरिट नहीं पता और एलिजिबिलिटी नहीं पता कि किस बेसिस पे आपने यूनिवर्सल क्रेडिट उनसे मांगा था, लेकिन अगर आपकी वाइफ का नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड है तो यूनिवर्सल क्रेडिट वाले भी इस बात को रेस करते हैं। तो वन हैज़ टू बी केयरफुल, स्पेशली जब आपकी सेटलमेंट एप्लीकेशन है नेक्स्ट ईयर। हाँ, ये ज़रूर होम ऑफिस की पॉलिसी है कि अगर आपका टेम्परेरी फंड्स लैप्स हो गए हैं तो टेम्परेरी तौर पे अगर आप रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड लेते हैं तो हम उसको इग्नोर करेंगे। लेकिन देखने में यही आया है कि रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड जिनको इजाज़त नहीं है उनको रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड नहीं लेना चाहिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। और आपने जो जिक्र किया था चाइल्ड केयर का, वो एक टोटली अलग हिस्सा है, वो कहीं आपको क्लेम बैक नहीं होता, वो आपको उल्टा पे करना पड़ता है। वो अलग बात है कि अगर आप कोई बेनिफिट ले रहे हैं तो वो क्लेम बैक होता है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। वालेकुम सलाम। जी, अपना सवाल पूछ लें। हेलो। जी जी, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। आप टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता कर लें, अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। मैं अपना सवाल पूछूं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी। जी, अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें। जी सर, वो मेरा सवाल ये है कि पहले तो ये है कि आपको सलाम और पूरी सलाम। वालेकुम और अस्सलाम। दूसरा ये है कि सर मुझे यहाँ पे आए हुए 10 साल से ऊपर हो गए हैं ना। तो अब ये है कि मैंने दो साल हो गया, मुझे कोई आंसर भी नहीं आ रहा। तो मेन जो मेरा क्वेश्चन वो ये है कि जो लाइफ आधी से ज्यादा लाइफ जो है ना वो इस मुल्क में गुजर चुकी है,
तो क्या मुझे ये मुझे सिर्फ थोड़ा सा बता दे कि वो जो अवधि लाइफ का जो बच्चे की यहाँ पे गुजर जाए तो उसका क्या रूल है? और एक आप तो ये सर या बच्चे की एप्लीकेशन की बात करें, अपनी एप्लीकेशन की। सर वो मैंने एप्लीकेशन डाली हुई थी अपनी ना, तो मेरे साथ में मेरे 2 बच्चे थे ना। एक बच्चा जो मेरा 24 साल का हो गया और बेटी मेरी जो है ना वो 20 से ऊपर हो गई है। तो जब वो यहाँ पे आई थी वो 10 साल की थी। अच्छा, अभी तो कितने साल की हो लाइफ गई में है? ज्यादा लाइफ उसकी यहाँ पे अभी कितने साल की होगी? अभी सर वो 20 से ऊपर हो गई है। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। ऑलराइट, और तो कोई सवाल नहीं है आपका? ऑलराइट, आई थिंक आप चले गए हैं तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखें, जो 2012 के कवानीन आए थे जुलाई में, उसमें जो एक बड़ा पॉपुलर कानून है जो हर एक को, जिसके बारे में आप पता है कि जी अगर आपके बच्चे को यहाँ 7 साल हो जाएं तो बच्चा अप्लाई कर सकता है और माँ बाप को बच्चे के साथ वीज़ा देते हैं, और बच्चे की डेफिनेशन ये है जो 18 साल से कम उम्र का हो। एक और उस कानून में शिरक आई थी या शर्त आई थी या एक सेक्शन आया था जिसमें उन्होंने ये बोला कि जिसकी उम्र 18 से 25 के बीच पे है, आई थिंक 24 है या 25 है, मुझे एकदम अभी याद नहीं आ रहा, आई थिंक 25 ही, अगर 24 वो डेट लिखी हुई तो मेरी अपॉलॉजीज़, पर आई थिंक 18 से 25 है। अगर उसके बीच में कोई एप्लीकेंट है और उन्होंने अपनी आधी लाइफ इस मुल्क में गुजार ली है तो उनको यहाँ वीज़ा मिल जाना चाहिए। तो सिर्फ उनकी कंडीशन ये है कि अगर उन्होंने आधी लाइफ गुजारी है तो उनको ऑटोमेटिकली, यहाँ ऑटोमेटिकली तो नहीं, उनको अप्लाई करना पड़ेगा लेकिन उनको वीज़ा मिलेगा, उनको और कोई कंडीशन फुलफ़िल नहीं करनी। लेकिन जो ऐसे होते हैं जो 18 से 25 के बीच में और उनको आधी लाइफ की बेस पे वीज़ा मिल रहा है, उनके पेरेंट्स को नहीं मिलता ऑटोमेटिकली। जिस तरह मैंने भी अर्ज़ किया ना कि जो बच्चे होते हैं जो 18 से कम है, अगर उनको वीज़ा मिल जाए तो फिर पेरेंट्स को साथ ही मिल जाता है, लेकिन जो 18 और 25 के बीच में और उनको हाफ द लाइफ के ऊपर मिल रहा है तो उनके पेरेंट्स को उनकी वजह से फिर नहीं मिलता, बिकॉज दे आर डीम्ड अडल्ट। वो अलग बात है कि पेरेंट्स ह्यूमन राइट के ऊपर फिर वीज़ा क्लेम करें कि जी हम एक फैमिली यूनिट है, हमें ब्रेकअप नहीं करना चाहिए, वो एक टोटली अलग मैरिट है उस एप्लीकेशन में, और वो फिर आपसे और बड़ी चीज़ें पूछनी पड़ती हैं उसके लिए। लेकिन आपका सवाल ये था कि जी चांस क्या है या उनको मिलेगा या नहीं, तो वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर बच्चों ने, या इधर बच्चे तो नहीं रहे, अब 18 से ऊपर हो गए, लेकिन अगर उन्होंने अपनी हाफ द लाइफ इस मुल्क में गुजार ली है एंड दे अंडर 25, तो फिर होम ऑफिस उनको वीज़ा देगा बिल्कुल। तो अब मुझे बाकी तो आपके केस के नुक्तात या पॉइंट्स नहीं पता, लेकिन ये ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन होती है, इसमें होम ऑफिस देता ही देता है। जिस तरह के 7 ईयर में फिर भी आपको कंडीशन मीट करनी पड़ती है कि इट इज़ नॉट रीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द यूनाइटेड किंगडम, इसमें ऐसी कोई और कंडीशन नहीं है, एज लॉन्ग एज हाफ द लाइफ है उन्होंने वीज़ा देना है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अपना सवाल पूछ लें। हाँ, मेरा सवाल ये है जी, हम लोग जैसे अभी गवर्नमेंट ने निकाला है कि NHS में जो अप्लाई करेगा उसका फीस नहीं लगता है, NHS में काम करता है जो। जी जी तो हम लोग के पास वो है, अभी वो 7 ईयर के बेस पे मिला था हम लोग को जी। लेकिन हमारा लड़की उधर काम करता है NHS हॉस्पिटल में, अप्रेंटिसशिप करता है। तो क्या अगर वो जब 2.5 साल का मिला था वीजा उसको डिस्कशन ले लो ऊपर, तो अभी क्या अभी हम लोग अप्लाई करेगा तो हम लोग को देना पड़ेगा चार्ज? नहीं देना पड़ेगा, सब वो जो वाइफ है वो भी काम करता है, वो केयर में काम करता है, केयर में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। और एक और सवाल है जी जी सर, वो दूसरा क्वेश्चन है कि हम लोग का जो बेटा है वो भी इधर ब्रिटिश हो गया है 10 साल के बाद, क्या वो बेनिफिट लगता है? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जहाँ तक बात बेनिफिट की है, जो बच्चा ब्रिटिश हुआ है 10 साल बाद वो स्टिल भी माइनर है तो चाइल्ड बेनिफिट ही वो क्लेम करेगा। उसके अलावा तो आई डू नॉट नो आप कौन से बेनिफिट की उसके लिए बात करें, बिकॉज जो मेन एप्लीकेंट होंगे वो तो पेरेंट्स ही होंगे। हाँ, चाइल्ड बेनिफिट है वो ले सकता है बिकॉज वो बच्चा ब्रिटिश सिटीज़न है। जहाँ तक आपकी बात NHS की है, वो जो प्रोविज़न है पहले ये देखना है कि उन्होंने सर्टन कैटेगरीज दी हैं कि अगर आप ये वाले वर्कर हैं NHS में तो हम आपको 1 साल का फ्री वीज़ा देंगे, और अगर आपका अक्टूबर के बाद वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो आपको नॉर्मल एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। तो वो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी आपकी फैमिली के अंदर
मेन एप्लीकेंट है जो NHS के लिए काम कर रहे हैं, पहला ये देखना पड़ेगा कि क्या वो उनमें से एक जॉब कर रहे हैं जो उन्होंने लिख के दी है, और फिर देखना सेकंड ये पड़ेगा कि आपको 1 साल का फ्री वीज़ा चाहिए या आपको 2.5 साल का वीज़ा चाहिए, और आपका वीज़ा ख़त्म कब हो रहा है। तो वो एक 2 कंडीशंस हैं जो आपने देखनी है। कुछ लोग मुड़ के कहते हैं जी हमें तो 1 साल के फ्री वीज़े का कोई फ़ायदा नहीं, हमें पूरे 2.5 साल का ही चाहिए बिकॉज ऑफ जॉब की वजह से, या क्योंकि ज़ाहिर बात है 1 साल का वीज़ा अगर सिर्फ मिलता है या कम पीरियड का मिलता है तो लोगों को जॉब में भी प्रॉब्लम होती है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको देखनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस। तो पहले किसी से आप रब्ता कर लें कॉम्पिटेंट पर्सन से, ताकि वो ये देख ले कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन या जो टाइटल है आपके फैमिली मेम्बर का वो उस लिस्ट में आता है जिनको ये बोला गया है कि हम 1 साल का फ्री वीज़ा देंगे सब्जेक्ट टू अगर आपका अक्टूबर से पहले वीज़ा ख़त्म हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें आपको पहले चेक करनी पड़ेंगी। मुझे बताया जाता है कि हमारे पास ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप कॉल लेते हैं इस शो के लिए तो प्लीज़ आप ये कोशिश करें कि आप टीवी पे मेरी आवाज़ ना सुने, टेलीफोन पे ध्यान दें, जबकि जब मैं आपसे हेलो मुखातिब हूँ तो आप अपना सवाल पूछ लें और फिर टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। ब्रेक पे जाने से पहले अगेन जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं। इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद विल टेक सम मोर कॉल्स और फिर बात हमारी जारी रखेगी। तो सी यू आफ्टर द ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तारक साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। वालेकुम अस्सलाम भाई। तारक साहब मैं परवेज बोल रहा हूँ, राजा परवेज बेडफोर्ड से। जी परवेज भाई। सर मेरा एक सवाल है। मेरी वाइफ जून 2015 में आई थी है जी स्पाउस वीजा पर। जी। तो उसको एक बार 2.5 साल का वीजा मिला, फिर 2.5 साल का वीजा मिला। अब जो ये मार्च आ रहा है 2021, इसमें उसको फिर अप्लाई करना है। क्या इस बार परमानेंट देंगे? एक सवाल। ओके। और दूसरा है कि कल मैं किसी वकील साहब ने से पूछा तो उसने बोला कि अगर हार्डशिप की वजह से आपके पास फीस के पैसे नहीं है तो वो वाले माफ कर देते हैं। हेलो जी जी, मैं आपकी बात सुन ली, मैं अर्ज कर देता हूँ। अच्छा, तो आप प्लीज बताएं कि ये कोई फॉर्म फिल करना पड़ता है? अगर कोई फॉर्म फिल करना पड़ता है तो वो कहाँ से अवेलेबल है? ओके सर, और मैं अर्ज कर देता हूँ। तीसरी बात ये है कि मेरी वाइफ इस अक्टूबर में पाकिस्तान जाना चाहती है। क्या कोई क्लोज है कि वो 6 मंथ पहले बाद में नहीं जा सकती, या 6 मंथ अगर रहते हो तो नहीं जा सकती? ऐसी कोई बात है तो अभी प्लीज मुझे आप टेलीविजन पर बताओ। थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहरबानी है आपकी सर। लेकिन पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जो सेटलमेंट एप्लीकेशन होती है, जब आप अपेंडिक्स FM के ऊपर आते हैं तो नॉर्मली आपको 2.5 साल और 2.5 साल 2 साल के वीज़े मिलते हैं। सेटलमेंट के लिए कानून ये कहता है कि अगर आप 60 मंथ्स स्पाउस वीज़े पे हैं, क्योंकि अगर आप 2.5 साल प्लस 2.5 साल को ऐड करें तो 60 मंथ से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कभी लोग 3-4 महीने लगाते हैं दोबारा सेकंड वीज़ा देने में, और जारी बात है वीज़ा 27 मंथ का लगता है, थोड़ा 2.5 साल से ऊपर का लगता है। तो अक्सर लोग वीज़े को काउंट करते हैं, तो वीज़े को आपने काउंट नहीं करना। जब आप इस कंट्री पे आ जाते हैं स्पाउस वीज़े पे, एज लॉन्ग एज आपका स्पाउस वीज़ा है, 60 मंथ्स जब आपको 60 महीने पूरे हो जाएं, आप सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी एक्सटेंशन भी बीच में हुई थी उसमें आपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट किया है। तो अभी जिस तरह आपने जिक्र किया कि आपकी वाइफ जून 2015 में इस मुल्क में आई थी, तो पहली तो बात यह है कि जून 2020 में उनको इस मुल्क में 5 साल पूरे हो जाते हैं। तो अगर आपने जो बीच वाली एक्सटेंशन है वो पैसे शो करके दिखाई थी, मीनिंग मैंने ऐसे पैसे शो करके कि जी मेरी इनकम 18,600 है, जो अगर वो रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल, अगर वो आपने पूरी करके दिखाई थी और आप 5 वे रूट के ऊपर ही हैं, तो फिर आपको अप्रैल 2021 या 2 जो भी अभी आपने अर्ज़ किया उस पर वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वाइफ के जब 60 मंथ्स पूरे हो जाते हैं स्पाउस वीज़े पे, वो सेटलमेंट अप्लाई कर सकती हैं। वो अलग बात है कि अगर आपने बीच में 10 ईयर रूट पे स्विच कर लिया हो बिकॉज किसी वजह से आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रहे थे, तो फिर बिल्कुल दुरुस्त
होता है कि आप फर्दर एक्सटेंशंस लेंगे और जब उनको 10 ईयर्स प्राइवेट फैमिली लाइफ वाले जो वीज़ा देते हैं उस पर पूरे हो जाएंगे फिर वो सेटलमेंट अप्लाई करेंगे। तो पहली तो ये बात क्लैरिफाई कर दूँ, अक्सर लोग जो 60 मंथ्स हैं वो वीज़े के काउंट करते हैं, अगर बीच में नया स्टैंप लगे उसको नहीं। अगर बीच में आपने एप्लीकेशन का 8-9 महीने वेट भी किया था एक्सटेंशन का, एज लॉन्ग एज वो इन टाइम एप्लीकेशन थी, तो वो सारा पीरियड लीगल पीरियड काउंट होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेक्निकली इस चीज़ को किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से पहले पूछ लें, ताकि ये ना आप फजूल में 1 साल एक्स्ट्रा वेट करें और आपका पीरियड पूरा हो गया हो। अब आ जाते हैं हम फ़ी वेवर के ऊपर। सर्टन एप्लीकेशंस जिस पे मेनली ह्यूमन राइट एप्लीकेशंस की बात होती हैं, ये जो आपकी एप्लीकेशन डलती हैं एफपी के ऊपर, इन पे वो लोग फ़ी वेवर देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेटलमेंट एप्लीकेशन के ऊपर, नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशंस के ऊपर फिर वो फ़ी वेवर को एक्सेप्ट नहीं करते। सो कहने का मतलब है कि अगर आप फ़ी वेवर अप्लाई कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप ये देख लें कि आप कौन सी एप्लीकेशन डाल रहे हैं और आया वो एप्लीकेशन फ़ी वेवर के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। होम ऑफिस की वेबसाइट पर उन्होंने दी हुई हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन फ़ी वेवर के लिए हम एक्सेप्ट करेंगे। तो कभी कभी लोग फ़ी वेवर के लिए अप्लाई करते हैं नॉट रियलाइजिंग कि उस एप्लीकेशन पे फ़ी वेवर है ही नहीं। अब आ जाते हैं फ़ी वेवर के अपने ऊपर। होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके एक एप्लीकेशन होती है जो आपको पूरी करनी पड़ती है फ़ी वेवर के लिए, उसका लिंक भी होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर है और तकरीबन आजकल महीने 1.5 महीने में होम ऑफिस आपको अपना डिसीजन दे देता है और अगर वो फ़ी वेवर आपके एक्सेप्ट हो जाए तो वो आपको ख़ास कोड देता है जो वैलिड होता है सिर्फ 10 दिन के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस 10 दिन के अंदर आप एप्लीकेशन डाल दें, बिकॉज अगर आप एप्लीकेशन उस टाइम के अंदर नहीं डालेंगे तो फिर आपको दोबारा से फ़ी वेवर की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। आई थिंक यही बातें थी जो आपने बोली। हाँ, आपने बोला अगर वो मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बिल्कुल जाएं एज़ लॉन्ग एज़ वो 6 महीने के पहले वापस आ जाएं, इट्स फाइन। वो जो 6 महीने का पीरियड है वो होता ये है कि एक चीज़ है कि आपका जो 5 साल का पीरियड है इस मुल्क में वो कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस पीरियड उस वक्त ब्रेक हो जाता है जब आप मुल्क से 6 महीने से ज़्यादा एक ही बारी में बाहर रहें। तो इस चीज़ को लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करके समझ लेते हैं। सो ये सारी बातें थी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मैं 2011 में यहाँ स्टूडेंट आया था, वो मेरे पास 1 साल का वीज़ा था जी। फिर मैं 3 साल इधर इलीगल रहा। 2014 में मैंने असाइलम किया, 2015 मुझे उन्होंने रेफ्यूजी स्टेटस दे दिया, 5 साल का वीज़ा दे दिया था जी। तो वो ख़त्म हो गया। अभी मुझे इन्होंने इंडेफिनेट दिया है। मेरा सवाल ये है कि मैं इंडेफिनेट के 1 साल के बाद सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, और मुझे 10 साल लीगली पूरे करने पड़ेंगे। ओके, अब ज़रा मेरी ज़रा बात गौर से सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जब आप नेचुरलाइजेशन अप्लाई करते हैं वो 10 साल पीछे जाते हैं और मुझे 10 साल लीगली पूरे करने पड़ेंगे। जी। तो जब वो वापस 10 साल जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि अगर उसमें कोई ओवरस्टे पीरियड तो नहीं था। अगर उसमें कोई ओवरस्टे पीरियड था तो जनरली देखने में आया है कि होम ऑफिस वाले फिर आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देते हैं। वो आपको लिख के भी साथ देते हैं कि इस डेट के बाद आप नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात बता दूँ, क्योंकि लास्ट वीक मैं किसी को जानता हूँ, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा तारिक भाई मेरा ओवरस्टे पीरियड था, मैंने फिर भी हिम्मत करके 1300 पाउंड दे के अप्लाई किया और होम ऑफिस ने मुझे नेचुरलाइजेशन दे दी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि होम ऑफिस चाहे तो उसको ओवरलुक भी कर सकता है, लेकिन अगर आप पॉलिसी को फॉलो करें, और ज़्यादातर जो होम ऑफिस करता है से 10 में से 8 के अंदर वो यही करता है कि वो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करेगा। अब आप समझते हैं कि मैं शायद उन 2% में 20% में आ जाऊं जिनको वो दे देते हैं डिस्पाइट ओवरस्टे, एज लॉन्ग एज आप उसकी रीज़न दें कि ओवरस्टे क्यों हुआ था। बिकॉज देखें ये ओवरस्टे पीरियड डिस्क्रेशनरी होता है गुड कैरेक्टर के अंदर। तो अगर आप अपनी रीज़न देंगे जिस वजह से मेरा ओवरस्टे हुआ था, फिर आप होम ऑफिस के रहमो करम पे हैं कि वो आपको फिर भी नेचुरलाइजेशन दें या ना दें। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, अगर वो नहीं देंगे दे आर विद इन देयर राइट टू से नो टू यू, और आपके 1300 पाउंड भी ज़ाया होंगे जो आपने नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन के लिए 1200 जो भी फ़ीस है आपने पे की थी। तो दैट इज़ समथिंग जो आपने खुद डिसाइड करना है। लेकिन अगर आप रूल ऑफ थंब के ऊपर चलेंगे तो अगर आपका ओवरस्टे पीरियड था तो होम ऑफिस आपको रिफ्यूज़ ही करेगा जब तक आपको रेफ्यूजी स्टेटस लॉट नहीं हुआ। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 तारिक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, पहले तो मैं सब कॉलर की तरफ से आपको थैंक यू देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप सबकी मदद करते हैं। इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सब आप फ़ोन करते हैं और आप सबका इतनी पेशेंटली जवाब देते हैं। तो
सबकी तरफ से मैं आपको थैंक यू सो मच भाई। मार्केटिंग के 2.5 पाउंड आपके पक्के हो गए सर। आप ऐसे ही प्लीज मदद करते रहना सबको। बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपको सभी फोन करते हैं और आप सबकी बहुत अच्छे तरीके से मदद करते हैं जितनी आप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो तारिक भाई, मेरा सवाल ये था आपसे कि मैंने इंडेफिनेट लीव टू में मुझे मिल गई है 2020 में, जनवरी 2020 में। ईयर्स लॉन्ग रूट पे था वो। तो मैंने सुपर जो एक दिन में जो एप्लीकेशन होती है, एक दिन में आप उसको डिसीजन मिल जाता है, तो मुझे उन्होंने एक्सेप्ट करके उन्होंने डिसीजन मुझे विद इन अ वीक दे दिया था। उसके बाद तारिक भाई, मेरा एक लड़का है, वो उसको 2 साल का था वो, तो उसको जनवरी में जब 2 साल का हो 2020 में, तो उसको ब्रिटिश नेशनैलिटी मिल गई थी। इस फरवरी में उसको 2020 में ब्रिटिश नेशनैलिटी मिल गई थी। तो मगर अभी पासपोर्ट अप्लाई किया है। और फिर इसी फरवरी में 2020 में मेरी वाइफ का इंडेफिनेट फर्दर लीव टू रिमेन हमने अप्लाई किया था। तो उसका अभी तक डिसीजन नहीं आया। हेलो तारिक भाई, आप सुन रहे हैं? जी। वो प्रोसेस में तारिक भाई अभी वो प्रोसेस नहीं है एप्लीकेशन। तो होम ऑफिस ने 3 महीने पहले हमें पूछा था कि आपको, अगर हमने इनसे अपना कंसर्न किया था कि होम ऑफिस से कि हमें ऐसी सिचुएशन है, मेरी वाइफ 10 साल की लॉन्ग रूट की एप्लीकेशन अब सितंबर में जो है वो 10 साल के लॉन्ग रूट पे आ जाएगी। तो उन्होंने मेरे को, होम ऑफिस वालों ने मेरे को भेजा था कि आप किसी से कंसर्न करके, किसी से सलाह लेके आप देखें कि आप अगर अपनी एप्लीकेशन वेरी कर सकते हैं। तो सितंबर में 10 इयर्स मेरी वाइफ को हो जाएंगे इस कंट्री में लॉफुली। और अब मैंने सोचा है कि हम एप्लीकेशन जो उसकी चेंज कर लें। सेट एलआर जो होती है, जो लॉन्ग रूट होती है, जो मैंने अप्लाई करी थी वही कर दें। तो मैं पूछ रहा था कि हम सब कुछ ये जो कर रहे हैं, हम ये ठीक रास्ते पे हैं, एकदम ठीक पाथ पे हैं? और दूसरा ये कि अगर हम सेट एलआर अप्लाई करते हैं वाइफ के लिए, लॉन्ग रेजिडेंसी जो है, उसमें रिफंड का जो प्रोसेस है सर, वो कैसे मिलेगा? क्योंकि हमने पिछली एप्लीकेशन में जो फर्दर लीव टू रिमेन थी, उसमें IHS भी पे किया था। क्या वो भी रिफंड हो जाएगा और क्या एप्लीकेशन का भी रिफंड हो जाएगा? आप प्लीज तारिक भाईजान मुझे बताएं कि हम राइट पाथ पे हैं और रिफंड का क्या प्रोसेस है। आप प्लीज मुझे बता दें। ऑलराइट, पहले मैं रिफंड को क्लैरिफाई कर लेता हूँ, बिकॉज वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फिर मैं आता हूँ। ये कम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इसमें 1-2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं 10 ईयर के अंदर। पहले तो मैं रिफ़ंड ईज़िली बता देता हूँ। होम ऑफिस की पॉलिसी ये है कि अगर हमने डिसीजन नहीं लिया आपकी एप्लीकेशन पे और अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करते हैं, हम आपको पैसे वापस कर देंगे। तो वो एप्लीकेशन फ़ी भी वापस कर देंगे और वो आपका IHS भी वापस कर देंगे अगर उन्होंने डिसीजन अभी तक नहीं लिया है। लेकिन अगर वो डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कुछ भी करने का, तो वो पैसे आपके गए। तो रिफ़ंड का तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। तो मोमेंट आप एप्लीकेशन अपनी रिफ़ंड करते हैं, विड्रॉ करते हैं, अगर होम ऑफिस ने डिसीजन नहीं लिया तो वो पैसे आपको वापस करेंगे। अब आ जाते हैं 10 ईयर के ऊपर। देखें, पहली बात तो ये है कि जो आपकी 10 ईयर एप्लीकेशन है वो सितंबर में आपका टाइम पूरा होना है। सेकंड बात है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल उसको वेरी करने के लिए, बिकॉज अगर होम ऑफिस ने अपनी डिस्क्रेशन अप्लाई की तो फिर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर होम ऑफिस ने अपनी डिस्क्रेशन अप्लाई नहीं की तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज टेक्निकली जब आप एप्लीकेशन वेरी करते हैं तो जो डेट ऑफ वेरिएशन होती है वो ओरिजिनल एप्लीकेशन की होती है। तो होम ऑफिस कैन कम बैक एंड से होल्ड ऑन अ सेकेंड, ओरिजिनल एप्लीकेशन की डेट पर तो आपके 10 ईयर्स पूरे हुए नहीं थे। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक एरिया है, लेकिन अगर होम ऑफिस कहते हैं ना सख्ती पे उतरे, तो यू हैव टू टेल यू कि भाई क्या क्या हो सकता है। फिर कुछ लोग कहते हैं अच्छा जी हम वेरी नहीं करते, हम विड्रॉ करके नई एप्लीकेशन डाल देते हैं। वो भी बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर आप विड्रॉ करते हैं, आपका सेक्शन 3C ख़त्म हो जाता है और अगर अगले दिन भी आप नई एप्लीकेशन डाल दें, 1 दिन का गैप आ जाता है। फिर इशू ये है, मैंने उसके ऊपर बड़ी वीडियो भी की, आप देख लें कि अगर होम ऑफिस आपका कहता है कंटिन्यूस रेजिडेंस ब्रेक हो गया आपका और पार्ट 5 की बजाय पार्ट 1 की बेसिस के ऊपर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करता है, तो फिर भी आप फंस गए, क्योंकि आप फिर ये भी नहीं आर्ग्यू कर सकते कि जी हमारा गैप सिर्फ 1 दिन का है अंडर इमिग्रेशन रूल 39E, आप एग्जेम्प्ट करें इसको। वो कहेंगे नहीं, ओवरस्टे को हम नहीं करते। तो ये बड़ा, आप समझे, कॉम्प्लेक्स एरिया नहीं है, बट बड़ा देखभाल के ये काम आपको करना है। तो या तो बेहतर ये है कि पहले अपना चुप करके FLR FP जो आपने अप्लाई किया हुआ या M जो भी वीज़ा लिया उस पर वीज़ा ले लें और उसके बाद जब वीज़ा इशू हो जाए आप लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर अप्लाई कर दें। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, हम क्योंकि पैसे हमारे डबल लगेंगे, हम ये चाहते हैं कि या उसको वेरी करें या विड्रॉ करके हम दोबारा अप्लाई करें, यही 2 ऑप्शंस हैं, दैन इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से
आराम से बैठ के ये बात समझ लें जो मैंने अभी आपको बोल लिया, ताकि फिर आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें कि अगर होम ऑफिस ने खुदा ना खास्ता अपनी डिस्क्रेशन आपके हक में इस्तेमाल ना की, जो कि करनी चाहिए, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन, तो गलत चीज़ भी क्या हो सकती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्रोस एंड कॉन्स को वे करें, उसके बाद ये स्टेप उठाएं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से बात करें, उनसे डिस्कस करें कि अगर हम वेरी करते हैं क्या चांसेस हैं, और अगर होम ऑफिस ने ना दिया तो हमारे पास क्या रह जाता है, और अगर हम विड्रॉ करके करते हैं तो फिर क्या होगा हमारे साथ। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से इन दो चीज़ों को पूछ लें, देन मेक अ डिसीजन कि आपको वेरी या विड्रॉ करना चाहिए या नहीं। इट इज़ नॉट दैट सिंपल नाउ बिकॉज ऑफ अहमद केस लॉ। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर जी आपसे दो सवाल पूछने थे प्लीज। आप आराम से पूछ लें, लेकिन जवाब मैं ब्रेक के बाद दूंगा, बिकॉज मुझे बताया जा रहा है कि अब हमारा ब्रेक का टाइम है, तो मैं सवाल ज़रूर सुन लूंगा, लेकिन जवाब मैं ब्रेक के बाद दूंगा। बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर जी, बात यह है कि वाइफ मेरी 2012 में थी स्पाउस वीज़ा पे, और उसको 10 ईयर रूट पे उन्होंने डाला, तो अब उसकी एक्सटेंशन जानी है दोबारा। पर मैं ये है कि जो फाइनेंशियल आपका होता है उसका मेरा इशू हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जॉब लॉस हो गई थी। तो अभी यूनिवर्सल क्रेडिट है, तो क्या यूनिवर्सल क्रेडिट वो इनकम के तौर पे लेते हैं? और दूसरा उसका ये है कि इसी को फॉलो अप कि मेरा 7 साल का हमारा, तो अगर उसको वो यूनिवर्सल क्रेडिट को नहीं एक्नॉलेज करते तो क्या हम अपने बेटे की बेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? और बस यही दो सवाल थे। नॉट अ प्रॉब्लम मेरे भाई। अभी ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे मैं सबसे पहले आपका जवाब दूंगा, एंड देन वील कैरी ऑन। सो ब्रेक पे जाने से पहले मैं जो लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप इस शो को देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू फॉर दैट। अब हम लोग ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक पे वापस आके मैं पहले इनका जवाब दूंगा, देन आई विल टेक सम मोर कॉल्स फॉर द लास्ट सेशन ऑफ आवर शो। सो इंशाल्लाह ताला वी सी यू आफ्टर द अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले किसी की कॉल आई, उन्होंने कहा कि तारिक भाई हम लोग 10 ईयर रूट के ऊपर हैं, तो मैं यूनिवर्सल क्रेडिट भी ले रहा हूं, तो पहले मैं अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपसे पूछना चाहता हूं, और फिर जारी बात है कि फ़ीस, अब मेरी आजकल जॉब पे भी खर्च पड़ा हुआ है। तो देखें, पहली बात तो ये कि अगर आप 10 ईयर रूट के ऊपर हैं तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट करने की आपको ज़रूरत नहीं, और मे बी इसी वजह से उन्होंने आपको 10 ईयर रूट पे डाला है। तो अगर आप कोई बेनिफिट ले भी रहे हैं तो डजेंट मैटर, बिकॉज 10 ईयर रूट पे आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये मैं ज़रूर आप लोगों से बोलूँगा कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है और अभी आपकी एप्लीकेशन की एक्सटेंशन है, तो आप बिल्कुल फ़ी वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं होम ऑफिस से। जो फ़ी वेवर एप्लीकेशन होती है वो होती इस वजह से है कि जी मेरे पास अभी ऐसे पैसे नहीं है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ये फ़ीस जो 2100 होती है। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मैंने उस पर शो भी किया है, आजकल काफ़ी लीनियंट है होम ऑफिस, एंड देयर इज़ अ गुड चांस कि वो शायद आपको फ़ी एग्जेम्पशन दे दें। तो ज़रूर आप ट्राई करें फ़ी वेवर के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है फॉर द 2100 पाउंड्स जो होम ऑफिस की फ़ी है। और उसकी फ़िक्र ना करें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, बिकॉज आप ऑलरेडी 10 ईयर रूट के ऊपर हैं, आपकी वाइफ जो आपने अर्ज़ किया था। और इसकी भी फिक्र ना करें क्योंकि वो ऑटोमेटिकली पहले पार्टनर रूट को देखते हैं और फिर बच्चे के थ्रू देखते हैं। तो इट डजंट मैटर कि आपने पार्टनर रूट पे अप्लाई किया या पेरेंट पे, दे विल ऑटोमेटिकली असेस बोथ कंडीशंस विद इन आपकी एप्लीकेशन पे। थैंक यू सर आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी तारिक भाई, आपसे छोटे छोटे 3-4 सवाल करने हैं। ओके हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, पूछें। जी ये कि पहला सवाल तो ये है कि हम लोग यूरोपियन फैमिली मेंबर हैं, तो हमें ये नेक्स्ट मार्च में 5 साल हो जाने एंटर जब हुए थे हम लोग, तो हमारे एक बेटे के पास 5 साल का रेजिडेंस कार्ड है, अब्बू की बिहाफ पे मिला है उसको, नेशनल इनकी अब्बू। तो मार्च में जब ये बच्चा हमारा अप्लाई करेगा
तो ये इसको फिर ये दोबारा ये फिर साल का कार्ड अप्लाई करेगा या इसको इंडेफिनिट अप्लाई करना पड़ेगा? ये दोनों क्या एक ही चीज़ है? 5 साल का कार्ड जब अप्लाई करने के लिए ये बेटा अपना भी ये जॉब कर रहा है पूरे 5 साल से और इसके फादर जॉब कर रहे हैं, तो ये अपने और अपने फादर दोनों के सारे टोटल डॉक्यूमेंट साथ लगा के तो ये कार्ड अप्लाई करेगा। तो जब ये तो कार्ड मिल जाता है तो ये बच्चा अपनी वाइफ को पाकिस्तान से बुलाना चाहता है, तो फिर इसको 18,600 इनकम जब पूरी करनी पड़ेगी, तो मिसाल के तौर पर अगर इसकी इनकम पूरी नहीं होती तो ये अपने वालिद के सपोर्ट ले सकता है। और ये आखिरी भाई मुझे प्लीज़ बता दे कि हमने अपने पाकिस्तान से मैंने अपने भाई पाकिस्तान से बुलाना है, मेरे पास भी इटालियन पासपोर्ट है, तो ये क्या आप बता दें कि ये दिसंबर में इसकी डेट ख़त्म हो जानी है या नेक्स्ट 6 मंथ और मिले एक्स्ट्रा दिए गए? जून में इसका मतलब कि कोरोना की वजह से उन्होंने 6 महीने का हमें और टाइम दिए यूरोपीय लोगों को, क्या बता दें? और आपके बेटे तो यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर नहीं है ना? नहीं, उसके पास 5 साल का अब्बू के भी यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड मिला है उसको। थैंक यू। उसके पास पासपोर्ट नहीं है। थैंक यू सो मच जी। देखिए, पहली बात तो ये है, पहले मैं 1-2 बातें क्लैरिफाई कर दूं जो इम्पोर्टेंट हैं कि जिन लोगों के पास पुराने रेजिडेंट कार्ड लगे हुए हैं, इवन परमानेंट रेजिडेंस भी है जिनके पास, मैं रिपीट करता हूं, जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस भी है उनको भी प्री सेटल स्टेटस अप्लाई करना है ताकि उनका परमानेंट रेजिडेंस इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के अंदर कन्वर्ट हो जाए ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंदर। और जिन लोगों के पास पुराने 5 साल के वीज़े हैं उन्होंने 31 दिसंबर से पहले अप्लाई करना है ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंदर ताकि उनको प्री सेटल स्टेटस 5 साल का मिल जाए। अगर किसी ने 31 दिसंबर से पहले अप्लाई नहीं किया तो उनको ये इजाज़त दी गई है, एज लॉन्ग एज वो इस कंट्री के अंदर हैं, वो जून 2021 तक भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जो आपने कुछ सवाल मुझसे पूछे, तो ये मैं जनरली एक बात बताना चाह रहा था। पहले आपने सवाल ये पूछा कि जब आपके बेटे के 5 साल पूरे हो जाएंगे वो अप्लाई करेगा तो उसको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने या फादर के। तो पहले मैं आपको एक बात क्लेरिफाई कर दूं कि आपका बेटा डिपेंडेंट है अपने फादर के ऊपर, तो जब वो सेटलमेंट अप्लाई करेगा उसने अपना नहीं दिखाना, उसने ये दिखाना है कि मैं अपने फादर का थ्रू आउट डिपेंडेंट हूँ या मेंबर ऑफ हाउस होल्ड हूँ और मेरे फादर टीटी राइट एक्सरसाइज करते रहे इस पूरे 5 साल के अंदर। तो इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट 5 साल का रेजिडेंस पीरियड, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रूव करना है कि जो आपके स्पॉन्सर हैं उन्होंने थ्रू आउट ट्रीटी राइट एक्सरसाइज किया। कुछ लोग होते हैं स्पॉन्सर को छोड़ देते हैं, या कुछ लोग होते हैं जिनके स्पॉन्सर ने काम करना छोड़ दिया होता है, तो फिर वो जब 5 साल बाद अप्लाई करते हैं तो होम ऑफिस कहते हैं जी आपने तो रिक्वायरमेंट पूरी मीट नहीं की, क्योंकि एक लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि रिक्वायरमेंट है कि आप 5 साल इस मुल्क के अंदर रहें। ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप 5 साल इस मुल्क के अंदर हैं, रिक्वायरमेंट है आप 5 साल इस मुल्क के अंदर रहें। जो आपका स्पॉन्सर है, मीनिंग इस केस में आपके वालिद, उन्होंने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज की है, एंड स्पेशली क्योंकि आप उनके डिपेंडेंट हैं या मेंबर ऑफ हाउस होल्ड हैं, आप उनके घर के अंदर ही रह रहे हैं या आप उनके डिपेंडेंट ही हैं। तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि ये होता है बाद में 5 साल बाद लोगों को एहसास होता है, वो होल्ड ऑन अ सेकंड ये क्या हो गया, बिकॉज हमने तो ट्रीटी राइट की कंडीशंस को मीट ही नहीं किया या हमने ईयू रेगुलेशंस की कंडीशन को मीट नहीं किया। तो इसका थोड़ा ख्याल रखें। फिर आपने बोला कि जी उनकी ज़ाहिरी बात है जब उनको परमानेंट रेजिडेंस या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इधर मिल जाएगा, उसके बाद जब वो अपनी वाइफ को बुलाएंगे तो वो इमिग्रेशन रूल के तहत बुलाएंगे, बिकॉज ज़ाहिर बात है आपके बेटे के पास यूरोपियन पासपोर्ट नहीं है तो वो यूरोपियन कवानीन को फॉलो नहीं कर सकता, उसको ब्रिटिश लॉ को फॉलो करना है जब उसके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आ जाएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो अभी अपने फादर के डिपेंडेंट वीज़े पे है तो वो अपनी वाइफ को भी फादर के थ्रू स्पॉन्सरशिप करे, लेकिन उधर फिर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर कहलाएंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी हिस्सा तो नहीं है ना फैमिली का। तो उस पर होम ऑफिस अगर जिरा रेस करना चाहे तो वो ये कर सकता है कि जी यूके आने से पहले तो ये आपकी डिपेंडेंट नहीं थी, अब शादी की बेसिस पे आप इनको डिपेंडेंट करें, हम नहीं एक्सेप्ट करते कि ये आपकी डिपेंडेंट है, बिकॉज डिपेंडेंसी आपको यूके आने से पहले भी शो करनी पड़ती है। तो वो एक टेक्निकल चीज़ है जो होम ऑफिस रेस करके इशू क्रिएट कर सकता है। हाँ, वैसे वीज़ा देने पे आए तो होम ऑफिस कुछ भी ना मांगे, लेकिन ये कंडीशंस हैं एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर की, ये कंडीशंस हैं यूरोपियन लॉ की जिन पे आपको प्रॉब्लम
हो सकती है। जहाँ तक आपने भाई की बात की, आई थिंक यही आपने बोला मैं इटालियन अपने भाई को स्पॉन्सर करना चाहती हूँ, तो वही बात है कि जो उन्होंने एक्सटेंशन जून तक की दी है वो डायरेक्ट फैमिली मेम्बर्स को दी, एक्सटेंडेड को नहीं दी। एंड स्पेशली अगर आप अपने भाई को या एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, बीइंग अ यूरोपियन नेशनल, 90% इसलिए फेल हो जाती हैं एप्लीकेशंस कि लोगों को ये नहीं पता होता कि हमने फाइनेंशियल डिपेंडेंसी प्रूव कैसे करनी है। रिलेशनशिप तो प्रूव हो जाती है लेकिन फाइनेंशियल डिपेंडेंसी प्रूव नहीं होती, क्योंकि उसका एक फॉर्मूला है, केस लॉ है जो ये बोलता है कि जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है वो आपके यूके आने से पहले भी वो आपके फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो। ये नहीं कि यूके आके आप उनको शो कर रहे हैं कि वो आपके फाइनेंशियल डिपेंडेंट है और आप ये शो कर रहे हैं कि जी वो आपको वीज़ा देंगे। तो उसके ऊपर रिसेंटली भी एक केस लॉ आया जिसमें जज ने यहाँ तक बोला है कि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी कंटिन्यूस होनी चाहिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो वो एक अलग मैटर है, एक अलग इशू है। तो आई होप मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है, लेकिन अगेन जैसा मैं लोगों से कहता हूँ कि जो यूरोपियन रेगुलेशन है बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ लॉ है, ज़रूरी है कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके इसके ऊपर प्रॉपर एडवाइस लें। मैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर एप्लीकेशंस को देखता हूँ रिफ्यूज़ हो जाती हैं, और वन ऑफ द रीज़न इसलिए रिफ्यूज़ होती हैं कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि यूरोपियन लॉ के अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो आपने मीट करनी है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आप कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी मुझे आपसे ये पूछना था कि मैं स्पाउस भी हूँ यहाँ पे, और मेरा फर्स्ट एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन मेरी सबमिट हो गई है। तो मुझे होम ऑफिस की तरफ से ईमेल आई थी कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि उन्होंने मुझे 3 सेक्शन 1971 के सेक्शन में उन्होंने मुझे आंसर दिया है, लेकिन अब इसके बाद मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी 3 मंथ हो गए हैं। तो प्लीज़ काइंडली आप मुझे ये बता सकते हैं? थैंक यू सो मच मैम। नॉर्मली होम ऑफिस का जो जनरल वेटिंग पीरियड है वो 6 महीने का है, तो मैं लोगों से ही कहता हूँ कि 6 महीने तक वेट कर लें, और अगर 6 महीने के बाद भी जवाब नहीं आता तो अपने एमपी के पास जाएं और एमपी को बोलें कि होम ऑफिस को चेस करें। लेकिन आजकल कोविड की वजह से लोगों की परेशानियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, और जारी बात है जो लोग जॉबें कर रहे हैं, जॉब वाले इंसिस्ट करते हैं आपके पास वैलिड वीज़ा हो, और अगर एप्लीकेशन डली हो तो वो फिर भी आपको तंग करते हैं। तो उसकी बेस पे भी आप थोड़ा जल्दी, यानी कि अगर 2 महीने 3 महीने हो गए आपकी एप्लीकेशन को, आप अपने एमपी के थ्रू होम ऑफिस पे थोड़ा सा प्रेशर दिलवा सकते हैं कि जी मेरा डिसीजन जल्दी कर दें, मुझे जॉब का इशू है या ट्रैवल करना है या जो भी आपकी सिचुएशन है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने क्वेश्चन पूछना था कि मैं जाने वाली हैं, मुझे स्पाउस वीज़े पर आए हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को पाकिस्तान से बुलवाना है, तो अंडर 18 हैं, उनके 8 बच्चे हैं, तो ये क्या पेपर वर्क उनको चाहिए होगा, सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है, उन बच्चों को यहाँ आकर कितना टाइम रहना पड़ेगा? ओके, और मुझे ये बता दें कि उनके हस्बैंड एंड वाइफ इधर हैं और बच्चे उनके पीछे हैं? और जो वाइफ है वो यहाँ यूके से है, और जो बच्चों की वालिदा वो उधर पाकिस्तान में है। बच्चों की क्या वालिदा या वालिद? वालिदा उनकी पाकिस्तान में, उनके फादर इधर हैं यूके में, वो स्पाउस वीज़े पर आए हैं। ठीक है, नहीं ये बच्चे उन्हीं के हैं ना, स्टेप चिल्ड्रन तो नहीं है, मैं ये पूछ रहा था। हाँ जी उन्हीं की हैं, उन्हीं हस्बैंड एंड वाइफ के बच्चे हैं। ओके आप फ़ोन रखते हैं, मैं जी जी बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए ये बात क्लेरिफाई करना। देखिए जो मुझे आपकी बात समझ आई है कि मियाँ बीवी इधर हैं और उनके 8 बच्चे पाकिस्तान में। तो पहली तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपने अपेंडिक्स FM के अंडर बच्चे नहीं बुलाए तो आप डायरेक्ट बच्चों की सेटलमेंट एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी कि उस एप्लीकेशन को कहते हैं इंडेफिनिट लीव टू एंटर, यानी कि अगर वो बच्चों को वीज़ा देते हैं तो बच्चे डायरेक्ट इंडेफिनिट लीव टू एंटर के ऊपर इधर आते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली इंडेफिनिट लीव टू रिमेन बन जाती है। और आपको 18,600 की भी रिक्वायरमेंट मीट नहीं करनी बच्चों को बुलाने के लिए ऑन देयर ओन। जो रिक्वायरमेंट कानून की है वो है एडिक्वेट मेंटेनेंस, उसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है जो मैंने पहले शोज़ में बोल चुका हूँ। अब क्योंकि हमारे पास शो में इतना टाइम नहीं है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, वो 8 बच्चों का एडिक्वेट मेंटेनेंस का फॉर्मूला बना के आपको बता देंगे कि कितनी इनकम रिक्वायरमेंट है इन आपके आई थिंक कज़न या आप जो भी आपने बोला ब्रदर थे जिनके बच्चों को यहाँ बुलाना है। लेकिन मैंने क्यों बोला ये उन्हीं के बच्चे और ये उन्हीं की वाइफ है, क्योंकि अगर कभी कभी लोग होता है अपने बच्चों को बुलाना चाहते हैं लेकिन उन्होंने सेकंड शादी इधर कर ली होती है, फिर वो बच्चों को नहीं बुला सकते जब तक उनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो बच्चों की। लेकिन जो अच्छी बात है
है कि अगर अपेंडिक्स FM के अंडर बच्चों को नहीं बुला ले, अलग से बुला रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट इंडेफिनिट लीव टू एंटर मिलता है, जो ऑटोमेटिकली रिमेन बन जाता है जब वो इधर आते हैं, और 18,600 की भी रिक्वायरमेंट नहीं है एडिक्वेट मेंटेनेंस की है। तो प्लीज़ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से इसके बारे में पूछ लें, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। अब मुझे बताया जाता है कि हमारा शो इख्तिताम पे आया है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ सोशल मीडिया पे शो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।